नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सूबे में जीआईएस का दूसरा दिन है आज और दूसरे दिन स्मृति ईरानी ने शिरकत करी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सूबे में जीआईएस का दूसरा दिन है आज। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का दूसरा दिन, दूसरे दिन स्मृति ईरानी ने करी है शिरकत। यूपी की तमाम खासियत, तमाम बड़ाई उन्होंने करी है। उन्होंने कहा कि मेरी दो जिम्मेदारी है, दोहरी जिम्मेदारी है। मैं केंद्र में मंत्री होने के साथ साथ अमेठी से सांसद भी हूं, तो इस वजह से मेरी दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन हाँ, मैं इस बात को जरूर स्वीकार करूंगी कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रशासन ने बेहतरीन काम किया है, उसने उत्तर प्रदेश में निवेश के रास्ते खोल दिए हैं। आज ऑस्ट्रेलिया से 9,880 करोड़ का निवेश भी प्राप्त हुआ है। इस निवेश से 9,400 रोजगार पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी अब से थोड़ी देर के बाद संबोधन देते नजर आएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कल का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास था। 3 दिनों तक ये यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट चलने वाला है। प्रधानमंत्री ने आगाज किया था, अमित शाह ने संबोधन दिया था, राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद थे। देश विदेश से आए तमाम निवेशक, तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो भी पहुंचे हुए थे। आज अमित शाह खुद पहुंचे हुए हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में लाइव। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बेहद खास है आज का दिन भी उत्तर प्रदेश के लिए। कल प्रधानमंत्री ने आगाज किया और जिस चीज का आगाज प्रधानमंत्री खुद करने आ रहे हैं, उस चीज की महत्वता अपने आप ज्यादा बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो निवेश का हब बनने की तरफ अग्रसर है और इस दिशा में आज ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। 9,880 करोड़ का एमओयू आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से साइन हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, इसमें नीदरलैंड और जापान के भी निवेशक आज यहाँ पर मौजूद थे और इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री जो अलग अलग चरणों में जो निवेशक हैं उनसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर आज केंद्रीय जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और इसके अलावा नितिन गडकरी जैसे जो नेता हैं, जो केंद्र के नेता हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो हैं और इसके अलावा कई जो मंत्री हैं वो यहाँ पर लगातार निवेशकों के साथ बैठक कर रहे हैं। अलग अलग चरणों में बैठक हुई है। आज 13 चरणों में आज बैठक हुई है, होनी थी पूरे सत्र के दौरान। आज दूसरा दिन जो दिन था, अलग अलग पंडाल बने हैं, अलग अलग जगहें हैं। जो मॉड्यूल होता है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोग बात करना चाहते हैं, जो निवेशक हैं उनसे उस पर बात हो रही है। अलग अलग चरण बनाए गए हैं इसीलिए, और जो मंत्री हैं वो लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब बहुत ही बड़ा हब बन गया है इन्वेस्टमेंट का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक 35,000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन हो चुके हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो जो सभी निवेशक हैं वो उसका बड़ा बयान कर रहे हैं कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और जो यहाँ की पारदर्शिता है उसकी वजह से ही वो उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। उनका रुझान उत्तर प्रदेश की तरफ है। तो फिलहाल आज दूसरा दिन है, कल राष्ट्रपति भी यहाँ मौजूद होंगी लखनऊ में। तो लखनऊ की गहमा गहमी तेज है क्योंकि इतने बड़े बड़े नेता इस समय लखनऊ में मौजूद है। और उसके अलावा ये 3 दिन तक लगातार चलने वाला था। फिलहाल कल इसका समापन जरूर हो रहा है, लेकिन बड़ी उपलब्धियों के साथ ये माना जा रहा है इन्वेस्टर समिट जो है ये खत्म होगा। बिल्कुल, बड़ी उपलब्धियों के साथ इन्वेस्टर समिट खत्म होने वाला है। तो फिर हो सके तो आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं इस समय, उसके पीछे बैकग्राउंड में, क्योंकि हमें मोर, हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है, उसके कुछ प्रतिकृति नजर आ रही हैं, तो थोड़ा सा आप लखनऊ की इस समय मौजूदा सुंदरता क्या है वो भी तमाम दर्शकों के साथ में साझा कीजिए, कैमरे के नजर से ही सही। देश विदेश में बैठे जो लोग हैं, जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो भी समझें कि उत्तर प्रदेश जैसा वो छोड़ करके गए थे अब वैसा रहा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बदल चुका है। थोड़ा थोड़ा नहीं, लखनऊ तो खासकर बहुत बदला। लखनऊ के हर जबान पे ये जिक्र है कि इन्वेस्टर समिट ने लखनऊ की तस्वीर बदल दी है। मुख्यमंत्री आवास से आप देख रहे हैं कि जो सजावट है, जो पैमाना तय किया गया सजावट का, उसकी तारीफ करनी होगी, चाहे यहाँ के अधिकारी हो, चाहे मुख्यमंत्री के जो निर्देश थे उसको भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री आवास नहीं, पूरे लखनऊ, क्योंकि जो निवेशक हैं, जो विदेश से आए लोग हैं, वो यहाँ से जाएंगे, इमामबाड़ा जाएंगे, रूमी दरवाजा है, तो इसलिए पूरे लखनऊ की तस्वीर बदली हुई है। ये सिर्फ मुख्यमंत्री आवास का चौराहा आप देख रहे हैं, जहां पर झरने हैं, फूल है और जो गार्डनिंग की गई है, खासकर वो जरूर तारीफ करनी होगी उसकी, क्योंकि गार्डन एरिया, क्योंकि लखनऊ ग्रीन बेल्ट के लिए जाना जाता है कि यहाँ पे हरियाली बहुत है, इसलिए उसका खास ख्याल रखा गया है। सामने तस्वीरों में आप देखेंगे जो पूरी दीवार है उसको हैंगिंग गार्डन बनाया गया है। और ये तस्वीर सिर्फ यहीं की नहीं है, ये जब आप लखनऊ के लिए निकलेंगे, किसी भी सड़क पे आप निकल जाएंगे तो आपको ऐसी तस्वीरें, साफ सुथरी सड़कें, चौड़ी सड़कें और इसके अलावा जो ग्रीन है, ग्रीन का खास ख्याल रखा गया है। चाहे हैंगिंग गार्डन हो, चाहे चौराहों पे गमले रखे गए हो या गार्डनिंग की गई हो। अब अगला चौराहा देखिए आप, वहां पर
जिस तरह की तस्वीरें स्टील से एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है, इसके अलावा जो वहां पर और बहुत सारी चीजें हैं, आपको पूरा लखनऊ सड़कों पर नजर आएगा। कहीं पे इक्का तांगा आर्टिफिशियल खड़ा मिलेगा आपको, कहीं पर कोई इमारत बनी मिलेगी, वॉल पेंटिंग की गई है, खासकर जो पूरे लखनऊ के उकेर दिया है दीवारों पर। और इसमें कोशिश की गई है जब आप सड़कों पर निकलें, सड़कों पे जाएं, तो आपको पूरा लखनऊ नजर आता रहेगा। कहीं इमामबाड़ा दीवार पे नजर आएगा, कहीं रूमी दरवाजा नजर आएगा, कहीं आगरा का आपको ताजमहल नजर आएगा। तो फिलहाल जो लखनऊ की सूरत है इस इन्वेस्टर समिट ने बदल दी है, और जाम की जो समस्या है, जो सबसे बड़ी जो परेशानी थी यहाँ के लोगों की, वो खत्म हुई है। और लोग कह रहे हैं कि इस तरह के इन्वेस्टर समिट अगर होते हैं तो फिलहाल जो तस्वीर बदलती है लखनऊ की, वो जरूर इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो उनके लिए जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो तौकीर किदवई जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से सूबे की तस्वीर बदली है इन्वेस्टर समिट के जरिए। वो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला और जेंडर जस्टिस के ऊपर न सिर्फ टिप्पणी करते हैं, न सिर्फ विशेषज्ञ हैं, बल्कि पॉलिसी भी निर्धारित करते हैं, ऐसे G20 समुदाय के सभी विशिष्ट अतिथि आज इसी क्षण आगरा में हिंदुस्तान की उपलब्धियों से कुछ सीख रहे हैं। And this whole process of learning, this whole process of debate, deliberation and discussion is the very foundation on which we are building a new India. एक प्रशासन की दृष्टि से अनुभवी महिला कभी भी इस प्रकार के समिट में वार्ता के अंतर्गत कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे प्रदेश को लाभ हो। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के आगरा में जी हां G20 देशों की पहली बैठक आज हुई है। समिट में आने वाले मेहमान महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर चिंतन मंथन करते नजर आए। जैसा कि आप अभी स्मृति ईरानी को सुन भी रहे थे, उन्होंने, हालांकि वो है लखनऊ में, लेकिन अभी भी वो आगरा से निकल नहीं पाई हैं। उन्होंने कहा कि विमेन इक्वालिटी की बात तमाम लोग करते हैं, तमाम लोग इसका जिक्र करते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने इसकी प्रतिकृति सभी के सामने वैश्विक मंच पर रखी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आगाज किया था G20 में विमेन एम्पावरमेंट का जो सेक्शन था उसका। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य भी पहुंची हुई थी, वो भी यहां पर शरीक हुई, जहां पर 4 सत्रों में पैनल बनाकर चर्चा आज हो रही है। ये चर्चा चल रही है, जिसके पहले सेक्शन में स्मृति ईरानी खुद मौजूद थी, उनके साथ में संगीता रेड्डी मौजूद थी, और भी तमाम लोग जो कि फिक्की की अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी, वो भी पहुंची हुई थी। स्मृति ईरानी अलग अलग स्टॉल्स का निरीक्षण करती नजर आई, महिला उद्यमियों का उत्साहवर्धन करती नजर आई हैं। और इस बात को समझिए कि ये सिर्फ देशव्यापी समिट नहीं है, ये विदेशों के जो प्रतिनिधि इस समय देश में मौजूद हैं, 10,000 से ज्यादा मेहमान इस समय देश विदेश से इंडिया के अंदर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक साथ इतनी बड़ी तादाद में विदेशी किसी इवेंट में शिरकत कर रहे हों। और उत्तर प्रदेश इस समय एक इतिहास रच रहा है, जब G20 सम्मेलन और साथ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हम दोनों को लीड कर रहे हैं। A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency is a watershed moment in our history as India plays an important role of finding The fact that the agency of women is not the responsibility of women alone, the fact that Indian men can champion the cause not only of Indian women, but women across the globe is the need of the hour. तो साफ तौर पर आप स्मृति ईरानी को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर अस्तित्व की परिभाषा और भारत के अंदर अस्तित्व की एग्जैक्टली क्या परिभाषा है वो बात उन्होंने साझा करी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर महिलाएं सिर्फ महिलाएं ही रहें इतना पर्याप्त नहीं है, हम पुरुष होने की कोशिश नहीं करते, लेकिन पुरुषत्व में हम स्त्रीत्व को जागृत करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले इसौली से सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खां के बोल फिर से बिगड़ गए हैं। जनता दरबार में लोगों से बात हुई तो मुंह खुला, और मुंह खुला तो बयान दिया, सदन को लेकर विवादित बयान दे डाला है, जिसमें वो स्वयं जाकर बैठते हैं। उन्होंने लोगों से बात करते हुए कहा, विधानसभा में कानून बनता है, बिगड़ता है।
विधायक का ये वीडियो सामने आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। अलीगढ़ के शहर विधानसभा के पूर्व विधायक संजीव राजा का शनिवार सुबह आकस्मिक निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और उन्होंने शनिवार सुबह अपने बारादरी स्थित आवास में अंतिम सांस ली है। विधायक के निधन के बाद जहां परिवार में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपाइयों और अन्य दलों में भी शोक की लहर छा गई है। भाजपा के पूर्व विधायक संजीव राजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाना माना चेहरा बताए जाते थे और अलीगढ़ के कद्दावर नेताओं में शुमार थे, जिनका आज नम आंखों के साथ जिनको अंतिम विदाई सभी ने दी है। जीवन समर्पण रखा, इससे होता है कि पूरा जीवन भर उन्होंने समाज की सेवा की और समाज को दिशा दी। भारतीय जनता पार्टी में हमारे वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने संगठन को भी, अपने विधायक पद को भी गर्मामयी उपस्थिति में रहते हुए पूरा सम्मान देते हुए, जनता को सम्मान देते हुए। श्री संजीव राजा जी बहुत ही लोकप्रिय विधायक थे, बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। मेरे तो व्यक्तिगत रूप से मित्र थे, बड़े भाई थे। अकस्मात उनके स्वर्गवास से व्यक्तिगत रूप से मुझे और भारतीय जनता पार्टी को विशेष क्षति हुई है। मैं भगवान श्री राम से, प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें और शोक संत प्रभात। तो वहीं दूसरी तरफ चित्रकूट में रंगौली जिला जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जेल से बाहर ले जाने की साजिश रचने में पत्नी निस्बत अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। निखत शुक्रवार को बंदी मुलाकाती रजिस्टर में नाम दर्ज कराए बिना अपने पति अब्बास से मिलने जेल पहुंची थी। इस दौरान जिला जेल में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने छापेमार कार्रवाई की, जिसमें अब्बास से मिलने आई निखत की तलाशी में मोबाइल समेत कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई हैं। तलाशी के दौरान निखत ने पुलिस टीम को देख लेने और परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है, जिसके बाद महिला सिपाहियों ने निखत को गिरफ्तार कर लिया है। मिली थी कि चित्रकूट जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं। तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरिक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरिक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। आगरा कैंट अटल चौक पर भाजपा के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान केंद्रीय विधि एवं कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही इस दौरान सफाई अभियान भी चलाया गया। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका अंत्योदय और मानव एकात्मवाद के सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की अगर सबसे बड़ी पार्टी है और कई सूबों में सरकार है और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसकी आधारशिला पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी। इसलिए आज लोग उनके चरणों में जो जात व मौलाना मदनी के मजहब वाले बयान पर घमासान लगातार जारी है। तो वहीं इस बयान पर रिएक्शन देते हुए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने कहा कि जब मदनी कह रहे हैं कि देश उतना ही मेरा है जितना पीएम मोदी का, तो धर्म, जात और मजहब पुराने नए की बात ना करके पीएम मोदी के साथ मिलकर देश के विकास के साथ चलने वाले व्यक्ति की छवि बनानी चाहिए। इस दौरान बयान पर मौलाना सूफियान निजामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जमीयत उलमा हिंद के मदनी साहब जब कह रहे हैं कि ये देश उतना ही मेरा है जितना मोदी जी का है, तो उनको अपनी जिम्मेदारी अभी समझनी चाहिए और उनको सुनना चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें और अपनी जिम्मेदारियों को देखें, देश को मजबूत करने के लिए काम करें और धर्म की, जात की, मजहब की, पुराने नए की बात न करके देश मोदी जी की लीडरशिप में दुनिया के अंदर एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। उनको मोदी जी के साथ चलकर
इसका विकास का हमदम और विकास का रहनुमा और विकास के साथ चलने वाले व्यक्ति की छवि बनानी चाहिए, ना कि एक देश को एक मजहब के नाम पर लेकर चलने वाले व्यक्ति की। देखिए, जमीयत की मीटिंग में जो बातें कही गई हैं, यकीनी तौर पर उन सब बातों पर गौर व खौज करने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि ये इल्ज़ाम तराशी निहायत गलत है कि इस्लाम एक नया मजहब है। इस्लाम सबसे पुराना मजहब है और जब से दुनिया बनी है, जब से हज़रत आदम की शक्ल में अल्लाह ताला ने एक पैगंबर और एक नबी इस दुनिया की रहनुमाई के लिए भेजा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों के साथ में मुलाकात करी है, जहां पर बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि गत दिनों देहरादून में धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों पर अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई हुई थी, उनको कल होने वाली लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा की अनुमति दी जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश देते हुए कहा है कि इन बच्चों को लेखपाल की भर्ती की लिखित परीक्षा देने के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वहां से लाने की व्यवस्था की जाए। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में पेपर लीक और नकल की बढ़ती घटनाओं के बीच प्रदेश सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। आपको बता दें, प्रदेश में परीक्षाओं में हो रही पेपर लीक और भर्ती घोटालों को लेकर बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। आप देख रहे थे सड़कों पर किस तरीके से बवाल मचा हुआ था, जिसके बाद बीते 2 दिनों से पूरे प्रदेश के युवाओं ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद शुक्रवार को युवाओं ने प्रदेश बंद का आह्वान किया। इसके बाद देर रात प्रदेश के राज्यपाल ने उत्तराखंड नकल विरोधी कानून को लागू कर दिया। बेरोजगार संघ की सभी मांगों पर विचार करने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला किया कि पटवारी भर्ती परीक्षा लीक हुई है, जिसकी एसआईटी जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में कराई जाएगी। साथ ही राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कल नकल विरोधी कानून को हरी झंडी दिखा दी है, मंजूरी दे दी है। इसके साथ ये कानून पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। तो चलिए बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। रुद्रपुर में अशोका लीलैंड फैक्ट्री में जमकर बवाल हुआ है। आत्मदाह को कांग्रेस नेता ने कपड़े उतारे। सुमित हृदय, हरीश पनेरू ने कपड़े उतारे। बेरोजगार युवा भी अर्धनग्न इस दौरान हुए हैं। बड़ी तादाद में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। अशोका लीलैंड मामले में आत्मदाह की धमकी थी और आत्मदाह के लिए बेरोजगार युवा अर्धनग्न नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं आपको, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। कंचन वर्मा जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। कंचन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? क्या कुछ है ये पूरा मामला और अभी की क्या अपडेट है? देखिए, पूरा मामला ये है कि यहाँ जो है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और अशोका लीलैंड के माध्यम से एक डिप्लोमा दिया गया था यहाँ जो श्रमिक थे उनको, और यहाँ पे उस डिप्लोमा को जो है फैक्ट्री प्रबंधन ने काम कराने के बाद 10 साल काम कराने के बाद उसे अवैध ठहरा दिया है। इसको लेकर लगातार जो है पिछले दिनों से प्रदर्शन चल रहा था। आज युवा उग्र हो गए और विधायक जो कांग्रेस के विधायक हैं हल्द्वानी से सुमित हृदय और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है हरीश पनेरू, पूर्व रजा राज्य मंत्री भी हैं, उनके नेतृत्व में जो है यहाँ पर जो है अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने आत्मदाह के लिए आत्मदाह की चेतावनी दे दी। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मेरे साथ हरीश पनेरू भी इस समय मौजूद है जो कि इस पूरी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। पनेरू से बात करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ उनकी मांगे हैं और उनसे क्या प्रतिनिधि अभी तक मिलने आए हैं? जी पनेरू जी, बताइए अब तक क्या आपको आश्वासन दिया गया और किस तरीके का मामला सामने आ रहा है? देखिए, लगातार 1 साल से हम इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अन्याय हो रहा है बेरोजगारों के साथ। 10 साल के जो जीवन के महत्वपूर्ण पल थे उसमें अशोका लीलैंड ने उनका शोषण किया, उनसे काम कराया कि तुम्हें परमानेंट नौकरी करें। 10 साल बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। हम जिलाधिकारी उधम सिंह नगर और पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर से लगातार उनको न्याय दिलाने की मांग करें। हमने कहा या तो इनका जो डिप्लोमा 10 साल का आपने दिया ओपन यूनिवर्सिटी और उन्होंने, या तो इसको बैठता दें और या इनको रोजगार दें।
गवर्नमेंट की तरफ से कंचन किसी तरह का कोई वर्डिक्ट अभी तक सामने आया है? मुकदमा दर्ज करने में कोई किस तरीके का आश्वासन आपको मिला है? ये आश्वासन ये मिला कि हमने अशोका लीलैंड से हमारी आज बातचीत हुई है, एसडीएम थे, एडिशनल एसपी थे, सारा प्रशासन था। ये उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली, सारे नेता, राजनेता जो हमने राज्य की धारणा की थी, उद्योगपतियों की कठपुतली है और उद्योगपति जैसे चाहता है वैसे नचाता है। नहीं तो 1 साल से लगातार हम शासन प्रशासन पर गुहार लगा रहे हैं। सब कहते हैं कि फ्रॉड हुआ। उसकी ये बताइए, अशोका लीलैंड कौन होता है? उसमें ITI MIT उसने कोई संस्थान खोल रखा? कोई संस्थान नहीं खोला। संस्थान खोलेगा तो एजुकेशन की मान्यता लेगा, वो विभाग से मान्यता लेगा। तो एक फर्जी सर्टिफिकेट उनको पकड़ा दिया। बिल्कुल कंचन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मामले का भी निराकरण जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है वो अपने आप में सोचनीय विषय है। धामी सरकार ने प्रदेश में नकल विरोधी कानून को लागू कर दिया, जिसके बाद भी बेरोजगार युवाओं की बात करते हुए कांग्रेस का आंदोलन लगातार जारी है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार ने युवाओं की मांग को माना और नकल विरोधी कानून लागू कर दिया, लेकिन कांग्रेस के पास अब करने को कुछ नहीं बचा। आंदोलन का सहारा लेकर अपनी बात कर रही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कि माने तो नकल विरोधी कानून के आने के बाद नकल माफियाओं पर पूरी तरीके से शिकंजा कसने का काम होगा। साथ ही भर्ती परीक्षाओं के नाम पर फैले भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगने वाली है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार इस पर लगाम लगने की बात महेंद्र भट्ट की तरफ से की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अब धामी सरकार ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद हम लगातार युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उनके भविष्य पर हम उसकी चिंता कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, और कांग्रेस को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। SIT की दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद लेखपाल और पटवारी परीक्षा के पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दें, मामले में SIT अभी तक 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए SIT ने एक और अभियुक्त सुरेश उर्फ मंतू को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त सुरेश प्रकरण के मुख्य अभियुक्त संजीव दुबे का मामा बताया जा रहा है, जिसने मोटी रकम के लालच में बिहारीगढ़ स्थित रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों को पटवारी परीक्षा का पेपर पढ़वाने और उनकी निगरानी करने के लिए 20,000 रुपए एडवांस भी उनसे लिए थे। SIT द्वारा विवेचना की जा रही, जिसमें AJ परीक्षा में जो है 2 लोग की गिरफ्तारी की गई, जो संदीप और अमित नाम के 2 लोग हैं और जो गागालेड़ी सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनके जो संजीव दुबे जो इसमें मेन मास्टर माइंड था, परीक्षा में पटवारी में भी जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, ये उसके रिश्तेदार हैं और साथ ही साथ इन्होंने परीक्षा भी दी साथ में। और कुछ इनके लोग थे जो 2 स्थानों पर, हसनपुर जगह है सहारनपुर में, वहां पर परीक्षा दिलवाई थी। साथ ही साथ भारत माता मंदिर के पास एक धर्मशाला है जहां पर भी कुछ छात्र इकट्ठा हुए थे। तो 2 लोग की इसमें अरेस्टिंग की गई है और इनके साथ के जो लड़के वहां पर थे उनके बारे में भी जानकारी मिली कि कौन कौन परीक्षार्थी थे जिनके लिए टीमों को लगाया गया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।